सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमने 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी थी एनडीए फिजिक्स के लिए, और आज हम करने वाले हैं, मतलब कब से करते आ रहे, पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पोल पी of the mirror, then which one of the following statement about the image is not correct। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिरर पूछा है, और ये कौन सा मिरर है हमारे पास? कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के 6 के 6 केसेस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और ये कौन सा केस है हमारे पास? ये हमारा केस है जब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, ये हमारा कॉन्केव मिरर, और हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, मान लेते हैं ये इसका फोकस है, और फोकस से सेम डिस्टेंस के पीछे हमारा होता है सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल। और यहाँ पर हमारा रखा है छिछी, सीधी लाइन बन जा, हाँ, यहाँ पर हमारा रखा है ऑब्जेक्ट। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज हमें मिलती है कहीं। देखो, अगर हम रे डायग्राम बनाए इसका, तो यहाँ से एक रे हम ले गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये चली जाएगी फोकस से, ये चली जाएगी फोकस से, और दूसरी रे हम कैसे ले जाएंगे? ठीक है, दूसरी रे हम ले जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए रे जाएगी यहाँ से। ठीक है, मिरर को क्या लगेगा, कहाँ से आई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जैसे यहाँ से टकराएगी, बिल्कुल इसी लाइन में पीछे आ जाएगी, है ना। आई होप आपको ये याद हो। अब यहाँ पर ये कैसी रेज हैं? ये है डाइवर्जिंग रेज। मैं फिर से ये बता रहा हूँ, ये वाला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ये दोनों रेज क्या है? डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज कहाँ मिलती है? डाइवर्जिंग रेज कहीं भी नहीं मिलती है, तो इनको हमें पीछे करना पड़ता है रिट्रेस। तो जब हम इन दोनों रेज को रिट्रेस करते हैं पीछे की तरफ को, तो हमें यहाँ पर मिलती है इमेज। तो यहाँ पर रखा हमने ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मिली हमें इमेज। तो हमें कैसी इमेज मिली? हमें मिली इरेक्ट इमेज। अपीयर टू मीट करके इमेज बनी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट। तो हमें ये इमेज कैसे मिली है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये केसेस आपको याद होने चाहिए, 6 केसेस हैं। ठीक है, ढंग से आपको याद होने चाहिए। ये हमारा, आई थिंक ये हमारा लास्ट वाला केस होता है, ये हमारा 6th केस है कॉन्केव मिरर के लिए। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्या बोला है? नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ढंग से पढ़ लिया करो क्या पूछा है, करेक्ट वाला नहीं, नॉट करेक्ट पूछना है। द इमेज विल बी वर्चुअल, तो ये तो सही है, ये हमारा करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। द इमेज विल बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड। इनलार्ज तो होती है, मैग्नीफाइड भी होती है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है और इमेज डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब मैग्नीफाइड हो गई, इनलार्ज हो गई। दूसरा है द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब यहाँ पर बोला है कि इमेज इन्फिनिटी पर बनी, तो क्या इन्फिनिटी पर बनी? क्या नहीं बनी। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने गलत बोल दी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी वाला है द इमेज विल बी इरेक्ट। हाँ, तो ये बात भी सही है। तो गलत वाली बात कौन सी है? ये सी वाली। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर इज। अब ये शायद हमने कर लिया। प्लेन मिरर में हमें कैसी इमेज मिलती है? अगर हमारे पास ये प्लेन मिरर है और इस वाले पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इमेज हमें इस इतने ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर मिलती है, और ये वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, कैसे इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। अगर मैं इसका रे डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो वो कैसे बनेगा? पहली रे ये ले गए, इमेज बनने के लिए कम से कम कितनी रेस मीट करनी चाहिए? 2 रेस मीट करनी चाहिए, और ये टकरा करके वापस चली जाएगी, और ये अपीयर टू मीट करेगी पीछे। दूसरे रे हम ले जाएंगे ऐसे। तो अगर किसी सरफेस पे जो लाइट
ऑफ रे ऑफ लाइट है सॉरी, वो अगर 90 डिग्री पर स्ट्राइक करे तो क्या होता है, इसी डायरेक्शन में ये टकरा करके वापस चली जाएगी। इसका मतलब इसको हम अपीयर टू मीट करेंगे पीछे, तो ये अपीयर टू मीट करके यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और ये इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि इनको हमने क्या करा है, अपीयर टू मीट। ठीक है, बहुत ही आराम से मैं समझा रहा हूं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। रियल एंड थस कैन बी फोटोग्राफ्ड, तो रियल तो नहीं है, ये नहीं है। वर्चुअल एंड नियरर देन द ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या बोल रहा है कि इमेज थोड़ी नियरर बन गई, यानी सामने बनी है, तो ऐसा तो नहीं होता है। वर्चुअल इसमें बात सही है पर नियरर नहीं बनती है। वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड, तो ये बात सी वाली बात बिल्कुल सही है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब मैं आपको समझाऊं तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना। जब हम प्लेन मिरर में अपनी शैडो को अपने इमेज को देखते हैं तो उसमें हमारा राइट हैंड लेफ्ट की तरह दिखाई देता है और लेफ्ट हैंड राइट की तरह दिखाई देता है। इसी को हम क्या बोलते थे इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, द रियल बट कैन नॉट बी फोटोग्राफ्ड, तो रियल तो नहीं है, तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा। इजी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स मे बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग ग्रीन एंड रेड कलर। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन कि ग्रीन और रेड, सॉरी कहाँ गया, ऑब्टेन्ड बाय, हाँ, ग्रीन और रेड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो ग्रीन और रेड को मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, येलो। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, 7th 8th में पढ़ा होगा ये तो येलो बनता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरीली कलर ऑफ लाइट। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन, रेड ब्लू एंड ग्रीन, ये आपने पढ़ा होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्टार लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट फ्रॉम द ओशनिक सरफेस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार लाइट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी किसकी वजह से दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब समझते हैं इसको कैसे। जैसे ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का हमारे पास है एटमॉस्फेयर, ये है हमारे पास अर्थ का एटमॉस्फेयर। और मान लेते हैं यहाँ पर एक स्टार है हमारे पास और यहाँ से हमारे तरफ लाइट आ रही है स्टार से, ये है रे ऑफ लाइट। अब देखो जैसे जैसे हम स्पेस से बाहर जाने लगते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है, ये आपने सुना होगा। स्पेस में बहुत ठंड होती है ये आपने सुना होगा। तो ये जो बाहर वाली लेयर होगी, सबसे बाहर वाली लेयर, कौन सी वाली लेयर, बाहर वाली, ये वाली लेयर बहुत ठंडी होगी, इसका टेम्परेचर बहुत कम होगा। और जब टेम्परेचर कम होता है तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, ये आपने सुना होगा। जैसे टेम्परेचर कम कर देंगे वैसे ही हमारे पास रो की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे वाटर है, वाटर का हम टेम्परेचर कम कर दें यानी उसको ठंडा कर दे तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज करने लगती है ना। अब वो बात अलग है कि एनोमलस एक्सपेंशन होने लगता है, वहां तक नहीं जाएंगे, पर जनरली टेम्परेचर कम करने पर जो हमारी डेंसिटी होती है वो इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाली लेयर है, इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ठीक है, और इसके नीचे वाली जो हमारे पास लेयर है, नीचे वाली लेयर, सेकेंड लेयर को अगर हम देखें तो ये कलर, इस कलर से करते हैं। इस वाले कलर से अगर मैं जो लेयर बता रहा हूं आपको, ये लेयर कम डेंस होगी, है ना। ऊपर वाले से कम डेंसिटी इस नीचे वाले लेयर की होगी, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम। तो डेंसर टू रेयरर मीडियम लाइट रे आएगी। तो जब ये आएगी, पहले तो बाहर वैक्यूम है ना,
स्पेस में वैक्यूम है, जैसे ये लेयर में एंटर करेगी तो बाहर वाला मीडियम रेयरर हो जाएगा और ये वाला डेंसर, है ना, ये वाली डेंसर लेयर होगी, छिछी ये वाली डेंसर लेयर होगी। तो जैसे ही आएगा सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर जब दूसरी लेयर में एंटर करेगा तब फिर से रिफ्रैक्शन होगा। ऐसे ही जब अंदर अंदर आते आते इसको किसका सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे रिफ्रैक्शंस का। इसीलिए हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग, मतलब कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी कम, कभी ब्राइटनेस ज्यादा कभी ब्राइटनेस कम। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि वो लाइट ऐसे भिड़ के आ रही होती है जितनी भी लेयर्स हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द प्रेजेंट ऑफ फॉर्मूला। एक मिनट, यहाँ पर फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/में f। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब ये किसके लिए है ये चेक करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिप्रेजेंट ऑफ फॉर्मूला वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। अच्छा ठीक है, हाँ माइनस वाला है, ठीक है माइनस वाले है, मुझे ये क्वेश्चन याद आ गया, माइनस वाला है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, माइनस है बीच में, ठीक है ये याद रखना। लेंसेज के लिए होता है वैसे ये फॉर्मूला माइनस में, अगर प्लस लिख दिया तो मिरर के लिए हो जाएगा। इट अप्लाइज ऑन स्फेरिकल मिरर्स, गलत। इट अप्लाइज ऑन द स्फेरिकल लेंसेज, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पर FVU क्यों लिख दिया, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इट अप्लाइज टू स्फेरिकल मिरर्स एज वेल एज स्फेरिकल लेंसेज। तो लेंस फॉर्मूला अलग होता है, मिरर्स फॉर्मूला अलग होता है। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, लेंस का, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इट इज एन इनवैलिड फॉर्मूला, तो इनवैलिड तो नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, a glass prism splits white light into different colors. This phenomena is called dispersion of light by prism. Which one of the following statement is correct? अच्छा ठीक है, जब एक प्रिज्म से लाइट रे सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। और सबसे ज्यादा जो डेविएशन दिखाता है वो कौन सी लाइट होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ऐसे करके विबग्योर करके याद कर लो। बचपन में किया होगा आपने, बचपन मतलब 6-7 में होता है ना ये हमारे पास, 9th शायद CBSE में तो 9th से स्टार्ट होता है, पर ICSE में 6-7 से स्टार्ट होने लगता है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट लाइट का होता है, ठीक है। विबग्योर करके ऐसे याद कर लो, विबग्योर तो सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट लाइट का, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ऐसे करके याद करना चाहिए आपको, ठीक है। इसका रीजन भी मैंने बताया था, वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है ना, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ज्यादा होता है और इसी की वजह से इसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। और रेड का जो डेविएशन है वो कम क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ ज्यादा तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कम होता है, तो इसकी स्पीड ओवरऑल बढ़ जाती है प्रिज्म में, ठीक है इजी। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस करेक्ट बोला है, रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट बिकॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं मोस्ट नहीं होती है, सबसे कम रिफ्लेक्ट होती है। वॉयलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ ये बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वॉयलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पर भी वॉयलेट लाइट है पर यहाँ पर लिख दिया रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय अ मॉलिक्यूल and the frequency of scattered light is changed, the phenomenon is called, frequency scattered light changed, the phenomenon is called, when a light scattered, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से लाइट स्कैटर हो गई और स्कैटर होने के बाद क्या हुआ, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज चेंज, और इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो इनमें से कौन सा इफेक्ट है, तो इनमें से हमारे पास होता है रेलिट स्कैटरिंग। ठीक है, ये फिनोमेना याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लाइट वेव आर इंसिडेंट ऑन अ एयर ग्लास बाउंड्री, लाइट वेव आर इंसिडेंट ऑन अ एयर ग्लास बाउंड्री, some of the light wave are reflected and some are refracted in the glass. Which one of the following properties is the same for the incident wave and the refracted wave? ठीक है, तो यहाँ पर जो सेम होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी। जब भी हमारे पास, जैसे मैं अभी यहाँ पर रिफ्रैक्शन का एग्जांपल दूं, तो ये इंसिडेंट रे आई, मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो लाइट को जाना चाहिए ऐसे, है ना, पर डेंसर से रेयरर में गए तो हल्का सा डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा और ये चली जाएगी नॉर्मल से दूर, है ना, डेंसर टू रेयरर में ये होता है। अब यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर ऊपर वाले डेंसर मीडियम में स्पीड कम थी और यहाँ पर स्पीड बढ़ गई, यहाँ पर स्पीड कम, यहाँ पर स्पीड ज्यादा। ठीक है, पर फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंट इट वुड। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या बोला, इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, रेयरर टू डेंसर मीडियम एट द एंगल ऑफ जीरो, इफ द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, हमारे पास एंगल कितना है, 0 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या है, अब कई बच्चे सोचेंगे कि 0 डिग्री है, इसका मतलब इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है ना, पर इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि इंसिडेंट रे हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल से। तो हमें नॉर्मल के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 0 डिग्री का, तो इंसिडेंट रे ऐसे आएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे आएगी और ये रेयरर मीडियम है और नीचे है डेंसर मीडियम, तो इसके लिए याद रखना ये बिना डेविएशन के चली जाती है, ये बिना डेविएशन के चली जाती है। इट वुड रिफ्लेक्ट बैक गो स्ट्रेट। एक मिनट, रिफ्लेक्शन पूछा है या रिफ्रैक्शन पूछा है? लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट जीरो है, हाँ, तो डेंसर से रेयरर बोला है तो रिफ्रैक्शन ही होने वाला है। गो स्ट्रेट, टर्न टुवर्ड्स द लाइट, बेंड एट 45, तो गो स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट ये चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मिराज इज अ इलस्ट्रेशन ऑफ। ठीक है, अब मिराज के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो ये ओनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज ऑफ आ। अब देखो मायोपिया, जो भी चश्मा लगाते हैं, जैसे मैंने लगाया चश्मा, तो मेरे पास मेरी आंखों में जो डिफेक्ट है उसको बोलेंगे मायोपिया, मतलब दूर की चीजें साफ ना दिखना, इसको बोलते हैं मायोपिया। हाइपर मायोपिया भी होता है एक, उसमें क्या होता है, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ उसका, हाइपर मायोपिया नाम होता है उसका, और हमें सामने की चीजें साफ नहीं दिखती। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो हम ये तो बोल सकते हैं हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ह्यूमन आई हमने बना दी है, ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है ना,
एक बार दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ये रहा। अरे क्या बन गया, दोबारा बनाते हैं। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ठीक है, ऐसा बनता है। अब देखो यहाँ पर हमारी आंखों में एक लेंस लगा होता है। ये कैसा लेंस होता है? ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो अगर दूर की चीजें हमें देखनी है, दूर की चीज देखनी है तो यहाँ पर लाइट रे कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे और फोकस पर मीट करनी चाहिए ये, है ना। और फोकस पर क्या होता है? फोकस पर हमारा रेटिना होता है। फोकस पे हमारा रेटिना होता है। पर जब हमें मायोपिया होता है तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बियॉन्ड द रेटिना, फोकस्ड बिफोर द रेटिना। ठीक है, तो क्या होता है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस्ड कहां पर हो जाते हैं? बिफोर द रेटिना, तो रेटिना से पहले। तो यहां पर क्या होगा? मायोपिया में क्या होगा? ये यहीं पर फोकस करने लगेगी इमेज को। जो भी हमने देखा, इन्फिनिटी से लाइट्स आई, हमारे लेंस में गिरी, लेंस के बाद फोकस पे गिरी, और रेटिना होता है यहाँ पे, रेटिना होता है यहाँ पे, पीछे रेटिना होता है, यहाँ पर फोकस पे गिरी। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें दूर की चीजें धुंधले दिखने लगती है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर लगाते हैं कॉनिकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनिकेव मिरर क्या करता है? ये जो लाइट आ रही है उसको थोड़ा और स्प्लिट करता है। ठीक है, ऐसा समझ नहीं आएगा, मुझे दूसरे कलर से बताना पड़ेगा। देखो, जो कॉनिकेव मिरर होता है ये क्या करता है? लाइट को स्प्लिट कर देता है। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर लाइट को स्प्लिट कर देता है, और जब ये स्प्लिट करता है तो फिर उसके बाद जो इमेज बनती है वो हमारे पास इसका फोकस थोड़ा सा बढ़ जाता है, फोकल लेंथ इसकी बढ़ जाती है, ये बोल सकते हैं। फोकल लेंथ हल्की सी बढ़ जाती है और इसके बाद हमारी जो इमेज है वो रेटिना पर बनने लगती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टिंडल इफेक्ट इज अ फिनोमिनन ऑफ। अब टिंडल इफेक्ट आपने 9th में भी पढ़ा होगा, बहुत इजी होता है। डस्ट पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू 1/f, और फोकल लेंथ हमें किस में लिखनी है? मीटर्स में। तो P इक्वल्स टू 1/25 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 0.25, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/25, तो ये हो जाएगा 4 डायोप्टर। और क्या आया? ये प्लस में आया, तो +4 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला relating on object distance u, image distance v and focal length of mirror f may be applied to plane mirror। कि प्लेन मिरर के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसको? जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला है उसको प्लेन मिरर पर अप्लाई कर सकते हैं। कब? फोकल लेंथ गोज टू इन्फिनिटी, जब फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो। वैसे प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, मैंने आपको बताया था। फोकल लेंथ गोज टू 0, तो 0 तो नहीं हो सकती। इमेज डिस्टेंस गोज टू 0, इमेज डिस्टेंस गोज टू इन्फिनिटी। तो यहां पर कौन से केस में हो सकता है? अगर फोकल लेंथ 0 हो गई, इसका मतलब
यहाँ पर एक और होना चाहिए था ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर मिरर फॉर्मूला हम किसी भी हालत में नहीं लगा सकते। डिस्टेंस गोज टू 0, इमेज डिस्टेंस गोज टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, या तो ऑप्शंस में कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, कुछ और रहा होगा, क्या पता। तो ई वाला यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Which one of the following figures correctly shows the path of ray of light through a glass prism? ठीक है, तो ये ग्लास प्रिज्म, ये 4 ग्लास प्रिज्म हैं और इनमें से अलग अलग तरीके से लाइट पास कर रही है। हमें बताने की कौन सा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अब ये वाला बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये सी वाला केस दोबारा बनाऊं और रे ऑफ लाइट हमने ऐसे भेजी, ठीक है, तो हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और नॉर्मल कैसे बनता है? सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। तो यहां पर ये ऐसा सरफेस है, तो ये ऐसा सरफेस है, तो यहां पर बन जाएगी ऐसे लाइन। थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यहां पर नॉर्मल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो जब नॉर्मल ऐसे बनेगा तो अब जरा सोचते हैं क्या होगा। ये बाहर कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। अंदर कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे कहां से कहां जाएगी जब ऐसा होता है? तो जब रेयरर से डेंसर जाती है तो किस तरफ झुक जाती है? नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो रेयरर से डेंसर में जब भी लाइट रे जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो ये वाला होने वाला है केस। तो ठीक है, यहां तक हमने बना लिया। सी वाला गलत, और ये वाला भी हो सकता है, ये वाला फिर से नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट घुस गई। यहाँ पर नॉर्मल बनाने के बाद ये डिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो सी और बी हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। हाँ, अब देखो यहाँ पर भी हम दोबारा नॉर्मल बनाएंगे। यहाँ पर हमें दोबारा नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पर हमें दोबारा नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो अगर अब जब हम दोबारा नॉर्मल बनाएंगे ठीक है, जब हम यहाँ पर दोबारा नॉर्मल बनाएंगे तो यहाँ पर फिर से ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। तो इसको सीधा नहीं जाना चाहिए, हल्का से इसको क्या करना चाहिए था? डिफ्लेक्ट। तो ये वाला भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो ये सही कैसे, इसको बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट कहां से आएगी? ये ऐसे, ये हमारी रे ऑफ लाइट। अब अगर हम नॉर्मल बनाने की कोशिश करें तो नॉर्मल ऐसा बनेगा, है ना? नॉर्मल बन गया ये। अब नॉर्मल ये बन गया तो लाइट किस तरफ झुकेगी? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, है ना? क्योंकि रेयर टू डेंसर गए, हल्की से झुक गई। यहाँ पे झुकने के बाद अब देखो हमें दोबारा यहाँ पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा। जहां पर भी रे ऑफ लाइट, हमें इसको थोड़ा और टेढ़ा बनाना चाहिए था। इतना टेढ़ा ठीक रहेगा। ठीक है, और अब यहाँ पर हम बनाएंगे नॉर्मल। तो अगर हमने यहाँ पर नॉर्मल बनाया तो नॉर्मल कैसे बनेगा? ऐसा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस के नॉर्मली बनेगा। जो भी हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसके हमेशा नॉर्मली बनेगा। और देखो यहाँ पर ये जो रे ऑफ लाइट है, यहाँ पर जो ये रे ऑफ लाइट है ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। अब इसको जाना चाहिए था ऐसा, है ना?
और ये जा रही है डेंसर टू रेयरर, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइट बीम फॉल्स ऑन अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, अ बैंड ऑफ कलर्स इज ऑब्टेन्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रिगार्ड। ठीक है, तो कौन सी चीज यहाँ पर करेक्ट होगी ये हमें बताना है। रेड लाइट बेंड द मोस्ट एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटेस्ट। तो ये रेड लाइट तो ज्यादा बेंड नहीं होती है, कम बेंड होती है। रेड लाइट बेंड्स द मोस्ट एज द रिफ्रैक्टिव, नहीं ये भी गलत, रेड लाइट नहीं। वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर वॉयलेट इज ग्रेटेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, वॉयलेट लाइट इज लोएस्ट, तो ये भी गलत है। ये मैं समझा चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ गिवन है सबसे पहले, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। when an image is formed at a distance of 5 सेंटीमीटर, और हमें इमेज डिस्टेंस गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर, और हमें बोला है कॉन्केव लेंस। अब देखो कॉन्केव लेंस में अब जरा साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में हमें लेनी पड़ती है, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। और जो इसका v है, अब जरा v के बारे में चेक करते हैं, v कैसा है हमारा होगा। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, सॉरी कॉन्केव लेंस है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ये रिफ्लेक्ट कर जाती है और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, एक मिनट सॉरी, तो पहली रे तो फिर ये कहीं कहाँ पर मीट करेगी, यहाँ पे, और दूसरे रे हम ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये कहीं मीट करेगी पीछे, और यहां पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। आई होप आपको कॉन्केव लेंस के जितने भी केसेस हैं वो याद हैं। दोबारा बनाते हैं ये वाला केस। ठीक है, ये हमारा कॉन्केव लेंस, और यहां पर रखा है हमने ऑब्जेक्ट, तो पहले रह जाएगी ऐसे और चली जाएगी पार। ठीक है, ऐसे ही होता है, ऑप्टिकल सेंटर बीच में होता है यहाँ पे, तो पहली रे तो ये गई। दूसरी रे हम कैसे बनाएंगे, दूसरी रे जाएगी कहाँ से, फोकस से, सॉरी फोकस नहीं, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। तो फिर इमेज कहाँ बनेगी, अपीयर टू मीट करके इमेज बनेगी, तो ये फोकस पे अपीयर टू मीट करेगा, और ये वाली जो ये ऑप्टिकल सेंटर से जो गई है ये पीछे अपीयर टू मीट करेगी, कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, पीछे अपीयर टू मीट करेगी इस वाले पॉइंट पे, तो दोनों अपीयर टू मीट करके इमेज बन जाएगी हमारी यहाँ पे। अब देखो यहां से हमें ये याद रखना है सॉरी, हमें यहां से ये याद रखना है कि जिस तरफ लाइट की डायरेक्शन होती है उस तरफ को हम पॉजिटिव लेते हैं, और सारी डायरेक्शन हम कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर हम पीछे की तरफ गए और ये डायरेक्शन यहाँ पर इमेज बनी, इसको हम इमेज डिस्टेंस बोल देंगे v, तो ये भी हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, अरे ये कितना आ जाएगा, माइनस कितना बोला है, 5 सेंटीमीटर, तो -5 सेंटीमीटर। तो एफ बी हमें पता है
और वी भी हमें पता है। ठीक है, थोड़ा लंबा खिंच गया ये। अब इसके बाद हमें मैग्निफिकेशन पूछा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वी अपॉन में यू। किसके लिए? लेंस के लिए। और मिरर के लिए क्या होता है? माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, ये आप याद रखना। अब यहाँ से अगर हमें यू निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/में यू। 1/v कितना है? 1/-5 माइनस 1/u कितना? -10। तो ये मैं पूरा इसको प्लस करके लिख देता हूँ, प्लस 1/10। अगर एलसीएम लेंगे तो 10 ही होगा। और कितना आएगा? 2। तो यहाँ पर बचेगा -2 प्लस 1, तो -1/10। तो u, सॉरी उल्टा कर दिया हमने। हमें यहाँ से निकालना क्या था? हमें निकालना था u। तो अगर हमें 1/u निकालना है तो u के उधर भेज दो। तो 1/u इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे। v कितना है हमारे पास? v हमारे पास है -5। तो ये माइनस माइनस फिर से वही प्लस हो जाएगा 1/10। एलसीएम इसका हो जाएगा 10। यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर -2 सॉरी, यहाँ पर बचेगा 1। तो -1/10। तो u हमारे पास कितना आ गया? -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या अभी अभी ये फॉर्मूला लगाना आपको आता होगा। मैग्निफिकेशन अब निकालते हैं। मैग्निफिकेशन हमारे पास फॉर्मूला है v अपॉन में u। v हमारे पास है -5 और u हमारे पास है 10। -10 माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया? 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ माइक्रोस्कोप मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ। तो माइक्रोस्कोप कैसे बनता है? 2 कॉन्वेक्स लेंस से। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या करते हैं? उनका कॉम्बिनेशन बनाने के बाद हमारे पास माइक्रोस्कोप बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। X-rays are electromagnetic radiation whose wavelength are of the। अब देखो यहां से हमारा हो गया स्टार्ट मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर, इसका सही आंसर ये है। ये आपको याद होना चाहिए। किसकी वेवलेंथ है? एक्सरे की। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म कौन सा नहीं होता? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता, उसको हम स्टोर्ड एनर्जी की कैटेगरी में नहीं, मतलब उसको हम नहीं रखते हैं उसकी कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन्ड द फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने बताया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। ये क्वेश्चन आया है 2019 में, फर्स्ट वाले में, एनडीए फर्स्ट में। ठीक है, बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होती है। और कैसे न्यूक्लियर फिजन? कंट्रोल्ड वाली। तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन लगभग हो गए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यही थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।